हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। और इसमें से हम इस लेक्चर में मोस्ट ऑफ द पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये एक आपकी इम्पॉर्टेंट बुक है फॉर योर क्लास 12th बोर्ड्स। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका पहला यूनिट जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो क्या क्या है, वो है आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। बेसिकली हम कंप्यूटर वगैरह के बारे में देखेंगे उसमें। ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन ग्रीन स्किल्स। ठीक है, इसके बाद ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ये पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। एंड शुरू करते हैं विद द कम्युनिकेशन स्किल्स। सो वेलकम एवरीवन। कम्युनिकेशन स्किल्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, दैट कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन और मैसेज इज एक्सचेंज्ड between individuals using language, symbol, signs or behavior. Speaking, listening, reading and writing are the common parts of communication which help us to understand others. To learn a language, one needs to develop 4 skills. ठीक है, कौन कौन सी वो 4 स्किल है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चलो मैं अब आपको एक तरीके से ये जितना भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक दो रास्ते की प्रोसेस है। मतलब बेसिकली आप बोलोगे तो दूसरा वाला क्या करेगा, सुनेगा। ठीक है, तो ये 2 वे प्रोसेस है कि आप बोलोगे वो सुनेगा, वो बोलेगा आप सुनोगे। ठीक है, जिससे कि फिर आप बातचीत करते हैं। कम्युनिकेशन हम लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, सिंबल से भी कर सकते हैं, साइन से भी कर सकते हैं, बिहेवियर से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पोलाइटली कहना चाहूँ तो हेलो हाउ आर यू, और अगर मैं थोड़ा सा लाइक प्रोफेशनल बोलूँ तो हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसे है ना। देन सिंबल्स की बात करें तो हमें बहुत सारे सिंबल्स के बारे में भी पता है कि कौन सा सिंबल और कौन से साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिहेवियर आपका पोलाइट होगा तो कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आपका वायलेंट बिहेवियर होगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है और मेरे को पता है। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन की पार्ट हैं। कैसे, जब कोई बोलता है, ठीक है, तो हम जैसे हम अगर मैं ही बोल रही हूँ तो मैं उस चीज़ को सुनती भी हूँ जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है कहीं तो मैं उसे रीड करती हूँ और फिर मैं उसको लिखती हूँ तो वो मेरी मेमोरी में आ जाता है। और इसीलिए ये एक बेसिक पार्ट है कम्युनिकेशन का, जिससे कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब जब हम एक न्यू लैंग्वेज लर्न करते हैं तो क्या होता है, हमें 4 स्किल्स यही वाली डेवलप करनी होती है, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प अ पर्सन कम्युनिकेट वेल। अब अगर हम एक से ज़्यादा कोई लैंग्वेज बोलें तो वो हमें जो बाकी के लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प वन कम्युनिकेट with people who understand English. Besides the language, the person has been exposed to since birth. The ability to communicate effectively is an essential skill in today's information age. Communication skills are needed to communicate effectively with people and customers. तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम इंग्लिश सीख लें एक दूसरे से बात करने के लिए, तो हम चाहे वो जिस दूसरे इंसान से आप बात कर रहे हैं वो किसी और कंट्री का हो, लेकिन अगर उसे इंग्लिश आती हो, आपको भी इंग्लिश आती हो, चाहे आप उसके रीजन से बिलोंग ना करो, तो आप दोनों एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकोगे। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन का ये जो वे है, ये आजकल के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रही है। यानी कि दूसरे कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आ रहे हैं, हम हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल एंड कस्टमर्स। तो अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती होंगी कि हम कैसे दूसरे से ढंग से बात कर सकें, तो ये हमारा
एक जो कस्टमर्स होते हैं और जो लोग होते हैं उन पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी रेस्टोरेंट में हो रहा है तो क्या होगा, जो कस्टमर्स होंगे उनको क्या लगेगा कि दिस रेस्टोरेंट हैज़ गुड हॉस्पिटैलिटी, ये अपने कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो उनको भी ये सही लगेगा यहाँ आपके रेस्टोरेंट में आना, और इससे क्या होता है कि लोग चाहेंगे कि वो आपके रेस्टोरेंट में फिर से आते रहें, ठीक है। अब this unit on communication skills aims to help you to understand the importance of various aspects of communication and develop effective communication skills. You should try to learn as many languages as possible, as it will help you to understand others' cultures. It will also equip you with knowledge and skills which are necessary to take advantage of opportunities the 21st century offers. ये बोल रहे हैं कि देखो इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या देखेंगे हम कि कम्युनिकेशन कैसे ज़रूरी है और क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जो हमें अडेप्ट करनी है अब, ठीक है। हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस सीखें जिससे कि हम दूसरे के कल्चर को जान सकें और उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम एक और लैंग्वेज या बहुत सारी लैंग्वेज सीखें तो हमें पहली बात नॉलेज होगी, फिर स्किल्स भी होंगी, और जो इतने सारे हमें 21st सेंचुरी में आके इतनी सारे इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हम उनमें अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन इज़ गिविंग अस मैनी ऑफर्स, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ये डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना ज़रूरी है। और अगर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस अगर हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानेंगे तो हम उन जो जिस कंट्री की हम लैंग्वेज सीख रहे हैं उस कंट्री के लोगों से हम बात कर पाएंगे, उनकी साइन लैंग्वेज समझ पाएंगे, है ना। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर हु encodes and sends a message through a channel and a receiver who decodes the message and gives feedback as shown in figure 1.2. Feedback is important in communication as it helps in knowing whether the receiver has understood the message or not. तो ये बोल रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है, जब आप बात करते हैं किसी से तो ये ना एक वो है, चेन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है, ठीक है, जो बात बोल रहा है वो खुद सोच समझ के बोल रहा है, ठीक है। वो उसने बोली वो बात, फिर एक चैनल से वो आप तक पहुंचेगी, आप उसे सुनोगे और समझोगे, तो वो क्या हो गया, डिकोड करना हो गया। तो ये क्या है, एक चेन है, मैकेनिज्म है। एनकोड मतलब खुद सोच समझ के बोलना, रिसीवर का डिकोडिंग का मतलब होता है उसे समझना कि सामने वाला क्या बोल रहा है, चैनल मतलब जिससे वो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, कि एक के मुंह से दूसरे के कान तक बात पहुंच पा रही है, ठीक है। ये क्या है, एक मैकेनिज्म है। ये रहा कैसे कम्युनिकेशन होती है। सेंडर अपनी बात कहता है, दैट इज इनकोड करता है, फिर चैनल के थ्रू वो रिसीवर के पास जाती है, लेकिन रिसीवर पहले से डिकोड करता है फिर समझता है, ठीक है। तो ये सेंडर से रिसीवर तक का एक मैकेनिज्म है। अब सेशन वन मतलब कॉन्सेप्ट वन, कि हम अब समझेंगे कि बेसिकली क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग के बारे में हम बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स skills that can be utilized to send messages that are clear, concise and accurate. Let us now try to understand what we mean by clear, concise and accurate. तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो इफ़ेक्टिव तभी होती है जब उसमें हम कुछ सोच समझ कर क्लियर, कॉन्साइज और एक्यूरेट बात करें, ठीक है। और इस चीज़ के लिए हमें स्किल्स चाहिए होती हैं। अब हम समझेंगे कि क्लियर और कॉन्साइज और एक्यूरेट, ये हम कैसे अपनी बात को क्लियर, कॉन्साइज और एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, अ क्लियर स्टेटमेंट इज वन विच कन्वेज द एग्जैक्ट मैसेज that you are trying to convey to the other person. Here we have two sentences. Now which one do you think is the clear statement? He went to his manager and said, please allow me to reach office at 11 a.m. on Tuesday 11 June 2019 as I have an appointment with the dentist, ठीक है, with the dentist. फिर second statement क्या है, he went to his manager and said,
Please allow me to reach late to the office on Tuesday 11 June 2019 as I have an appointment with a dentist. ठीक है, तो अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक क्लियर स्टेटमेंट वो होती है जो सामने वाला जिसको आप बात बता रहे हैं वो आपका क्लियर एग्जैक्ट मैसेज जो आप उसे बताना चाह रहे हैं वही मैसेज वो समझे। ठीक है, जैसे कि 2 सेंटेंस है हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा। फर्स्ट कहता है कि वो अपने मैनेजर के पास गया और उसने कहा कि मुझे 11 बजे ऑफिस पहुंचने दो ट्यूसडे को 11 जून 2019 क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि वो अपने मैनेजर के पास गया और उसने कहा कि मुझे देर से आने की अलाउंस दी जाए। कब? ट्यूसडे को 11 जून 2019 क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कौन सी क्लियर स्टेटमेंट है। तो क्लियर स्टेटमेंट की बात करें तो जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो एक क्लियर स्टेटमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? एक क्लियर स्टेटमेंट होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये देखो, इन द फर्स्ट सेंटेंस यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द टाइम इज मेंशन्ड, है ना, टाइम दे रखा है 11 AM का कि मुझे 11 AM आने दो। और दूसरे वाले में क्या लिखा है कि आप मुझे थोड़ा लेट आने के लिए अलाउंस दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फर्स्ट सेंटेंस यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द टाइम इज मेंशन्ड व्हिच मेक्स द स्टेटमेंट क्लियर। A concise statement is appropriately brief or to the point. Now let us consider the two statements given below. अब ये बोल रहे हैं कि जो एक कंसाइज स्टेटमेंट होती है वो ब्रीफ और टू द पॉइंट आंसर देती है। ठीक है, जिस क्लियर की बात करी हमने, क्लियर मतलब हमें इंफॉर्मेशन सारी पता है। कंसाइज का मतलब है कि हमें बात छोटी में कही गई है लेकिन टू द पॉइंट है। ठीक है, मतलब वो जो छोटे में कहो पर जितना आप फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक लंबी सी कहानी बता रहे हो और उसका मॉरल छोटा सा है तो डायरेक्टली यू कैन से द मॉरल। ठीक है, उससे क्या होगा? कंसाइज स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं आप जो 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं। फर्स्ट है द मैनेजर रिप्लाइड ऑल राइट यू मे कम लेट। दूसरी स्टेटमेंट है द मैनेजर रिप्लाइड all right you may come late but it is a matter of great concern that most employees come late and you are also developing the same habit। ठीक है, तो फर्स्ट वाली में क्या कह रहा है मैनेजर कि ठीक है तुम लेट आ सकते हो। दूसरी वाली में लेक्चर झाड़ रहा है, क्या कह रहा है? ठीक है तुम लेट आ सकते हो, लेकिन मतलब एक तरीके से ताना मार रहा है उसे, कह रहा है लेकिन ये बड़ी सोचने की बात है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेट आते हैं और तुम भी वही हैबिट डेवलप कर रहे हो। अब उसकी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, वो उसे डिले नहीं कर सकता, राइट। तो कॉन्साइज स्टेटमेंट कौन सी हो गई? फर्स्ट वाली। नाउ यू कैन सी दैट इन द सेकेंड सेंटेंस देयर इज नो नीड टू tell the employee about the concern that the employer had at the moment. This could have been shared at a different forum or separately. An accurate statement is one that is factual, that is its correctness can be verified. मतलब अभी जो हमने सेंटेंसेस पढ़े उसमें क्या था कि एम्प्लॉय वो बता रहा है कि तुम लेट आ रहे हो, तुम ये हैबिट डेवलप कर रहे हो, बट उसको ये बताने की ज़रूरत तब बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो बेचारा लेट आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसे किसी और टाइम कभी और बता देते, राइट। अब ये एक और बात बोल रहे हैं कि हमने क्लियर पढ़ लिया, कंसाइज पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक्यूरेट। एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या होती है? जो फैक्चुअल हो, मतलब उसमें जितनी भी बातें कही हों वो सही हो। ठीक है, उसका एक मतलब हमें डेटा पता हो। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल्स। शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट 50% ऑफ द बुक्स गिवन फॉर द बाइंडिंग हैव बीन कंप्लीटेड। शी इन्फॉर्म, और दूसरी स्टेटमेंट है शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैव बीन कंप्लीटेड। अब हम इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं पहले में वो क्या डिफाइन करी कि 50% जो बुक्स हैं वो बाइंडिंग के लिए जो दी थी वो कंप्लीट हो गई, बाइंड हो चुकी हैं। उसने ऑफिस में ये बताया है कि 50% बुक्स जो बाइंडिंग के लिए दी थी वो बन गई हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोलिए कि उसने बताया है ऑफिस में कि ज़्यादातर बुक्स जो हैं बाइंडिंग में जो दी थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब देखो तो
यहाँ पर डेटा दे रखा है 50% और दूसरी वाली में लिखा है मोस्ट ऑफ द बुक्स। ठीक है, तो जो पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें वो एक इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। ठीक है, इसलिए वो सेंटेंस एक्यूरेट है। ठीक है, तो जिसमें हमें बेसिकली ज़्यादा डीपली नहीं, हम कहेंगे ज़्यादा जो चीज़ फैक्चुअल दे रखी हो हमें, ठीक है, वो क्या होगी, एक एक्यूरेट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अगर आप बोलो कि वो भीड़ में कहो कि अरे वो वाला लड़का, लेकिन अगर आप भीड़ में एक नाम लो कि रोहन, अरे वो रोहन, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वहाँ पे बहुत कम रोहन होंगे, तो इसलिए रोहन कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर, है ना। तो इसलिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। Now you can see that in the first sentence a measurable information is mentioned which makes the sentence accurate. It is thus important to ensure that our communication is clear, concise and accurate. Effective communication skills help us to communicate the message correctly, precisely and completely. Lack of communication skills can result in confusion, frustration, wasted effort and missed opportunities. अभी बोल रहे हैं कि हमें कम्युनिकेशन को क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने देखो 3 एग्जांपल्स देखे। एक में फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, उसने बोला कि मैं 11 बजे आऊँगा और दूसरे में कहा कि मुझे लेट आने के लिए अलाउंस दी जाए। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस जो हमने पढ़ा था उसमें बोला था कि ठीक है तुम लेट आ सकते हो। दूसरी वाले में क्या बोला था उसने कि ठीक है तुम लेट आ सकते हो, लेकिन ये एक कंसर्न की बात है कि तुम कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेट आ रहे हैं और तुम भी उनमें से एक बनते जा रहे हो। अब जो तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें क्या था कि जो एक लड़की है वो बता रही है अपने ऑफिस में कि 50% बुक्स जो हैं बाइंडिंग के लिए जो दी थी वो कंप्लीट हो गई, और उस दूसरा जो सेंटेंस दिया था उसमें बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी कम्युनिकेशन के लिए हम इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं वो क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मैसेज होता है वो सामने वाले को ढंग से समझ आता है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी कम्युनिकेशन करने में कमी है या कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी कम है तो फिर हम एक दूसरे को कंफ्यूज कर सकते हैं, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन होगी, एफर्ट्स आपने जितना बोला, इतनी मेहनत करी, वो सब बेकार हो जाएगा और सामने वाले को चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल की। ठीक है, लिसनिंग स्किल में क्या बोला गया है हमसे कि एक सेकंड में इसको, हाँ, तो लिसनिंग स्किल में बोला गया है दैट एवरी इफेक्टिव कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग. Listening skill is one of the most important skills in communication. It is important to learn to give undivided attention to a person with whom a conversation is taking place. Given below are some reasons why listening attentively is important. ठीक है, अब हम इसमें बोला गया है कि हर एक कन्वर्सेशन जो स्टार्ट होती है वो सुनने से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, जैसे अगर कोई आप जिससे बात कर रहे हो वो खाने की बात कर रहा है, ठीक है, और आप एकदम से बोल रहे हो कि मैं ना कल शॉपिंग गया था। ठीक है, जैसे कि वो आपके सामने वाला जो है वो आपसे बोल रहा है कि कल मैंने राजमा चावल खाए थे और राजमा में हल्दीराम, ठीक है, जो भी है, मैं हल्दीराम में कोई भी शॉप से लाया था, और आप एकदम से बोल रहे हो कि मैं ना शॉपिंग करता हूँ, चलो तुम भी चलोगे शॉपिंग के। तो ये दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है, तो इसलिए हमें सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली वर्क हो पाए। ठीक है, इसलिए हमें सुनना ज़्यादा चाहिए बोलने से पहले। ठीक है, हमें सोचना चाहिए कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है और हम क्या बोलने जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम जो सामने वाला पर्सन है उसकी बात पर ही ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, फिर से फ्रस्ट्रेशन, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, ये सब जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था वही होगा, है ना। चलो फिर अब कुछ रीज़न्स हम समझेंगे कि क्या उसके क्यों हमें सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, ढंग से सुनना ज़रूरी है। पहला है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन,
कि वो सामने वाला क्या कह रहा है कि जैसे कि वो बोल रहा है कि मैं ना कल राजमा छोले लाने गया था और मैं हल्दीराम से लाया था, वो बहुत अच्छे थे। तो हमें क्या पता चल जाता है कि हल्दीराम के राजमा छोले अच्छे हैं, ठीक है, जो भी सब्जी है। डोंट गो ऑन द यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं कौन सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग दोज एग्जांपल, ठीक है। सेकंड है कि हम समझने के लिए कि अच्छा ये तो कल बढ़िया सा कुछ खा के आया है और इसलिए मेरे को बता रहा है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है कि वी लिसन टू एंजॉय, ठीक है। एंजॉय क्यों, अरे वाह ये तो कुछ खा के आया था कल, कितना मज़ा आया होगा इसे, है ना, ये सब। फोर्थ पॉइंट, टू लर्न, हमें समझ के हम सीखें उससे कुछ, कि जैसे अगर वो बोलता कि मैं हल्दीराम से छोले कुलचे लाया था, बहुत ही ख़राब थे, तो हम समझ जाएंगे कि हल्दीराम के छोले कुलचे ऐसे वैसे होते हैं, ठीक है। डोंट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू द कंपनी, हाँ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज वी लिसन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स, ठीक है। चाहे हमें उसकी बात में इंटरेस्ट ना आ रहा हो, लेकिन हम ढंग से सुनते क्यों हैं कि हम उसके मतलब उसकी बात में चाहे इंटरेस्ट ना हो, लेकिन हमें वो इंसान तो सही लगता है ना, तो इसलिए हम उससे बात ही इसलिए करते हैं जिससे कि, और इसलिए उसकी बात भी इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वो हमारा एक अच्छा दोस्त है। देन वी लिसन टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, कि अगर वो बता रहा है कि किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ है, तो या वो कोई दो इंसान झगड़ रहे हैं, तो फिर आप उन दोनों की बातचीत सुनोगे, ढंग से सुनोगे, सुनने से ही तुम उनकी बातों को समझ पाओगे और फिर बताओगे कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था ये वो, और एक दूसरे की उन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करोगे, ठीक है। Without the ability to listen attentively, messages can be easily misunderstood. अगर हम ढंग से नहीं सुनेंगे तो जो सामने वाला हमसे कहना चाह रहा है, हम उसका मतलब ही कुछ और निकाल लेंगे। Thus communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated. और इसलिए जो कम्युनिकेशन होगी वो मिसलीड करेगी, और जो बोलने वाला है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की। एक्टिव लिसनिंग क्या है? Active listening is an art which comprises both a desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. It can affect your job effectiveness, the quality of your relationship with others, and hence your overall well being. Active listening allows you to understand the problems and collaborate to develop solutions. The various factors that affect active listening are as follows. तो ये बोल रहा है कि एक्टिव लिसनिंग में कला है, जिसमें क्या बताता है कि हम एक तो उसकी बात को समझ भी पाते हैं और कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा, हम उस जो सामने वाला है उसके थॉट से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। और अगर हम ढंग से सुनेंगे, एक्टिव लिसनिंग करेंगे, तो क्या होगा, हम एक तो हमें चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। जैसे अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है ना हर चीज़ की, और क्या होगा कि आप की और जिससे आप बात कर रहे हो उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको दोनों का फ़ायदा होगा, है ना। एक्टिव लिसनिंग जो है वो बेसिकली आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो समझने की एबिलिटी देता है, जिससे कि आप उसी से रिलेटेड सॉल्यूशंस निकाल सको, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक्टिव लिसनिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जिससे हम बिल्ड भी कर सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स एक्टिव लिसनिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं उस पर, ठीक है। तो ये है आई कॉन्टैक्ट के बारे में। आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। Eye contact, it is a form of body language. It is one of the most important aspects in the communication process. Maintaining an eye contact with the person you are talking to sends a signal to the speaker that yes, I am talking to you or listening to you. Avoiding eye contact could mean that you do not want to listen to the person speaking to you. अभी बोल रहा है कि आई कांटेक्ट जो है ना बॉडी लैंग्वेज का फॉर्म है, मतलब ये बॉडी लैंग्वेज के फॉर्म्स के अंदर आता है, ठीक है। 11th में था ना कि कैसे बॉडी लैंग्वेजेस, कौन कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, कौन कौन से सिंबल साइंस होते हैं, ये सब हमने 11th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब क्या है, ये बोल रहे हैं आई कॉन्टैक्ट जो है
वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आई कांटेक्ट रखते हैं तो आप सामने वाले आदमी को बताते हैं कि हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम आई कांटेक्ट नहीं रखते हैं तो सामने वाले को ये मैसेज जाता है कि मैं तुम्हारे से तुम्हारी जो तुम बात कर रहे हो ना मैं उसे सुनना चाहता हूँ, ना मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ठीक है, ना मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो दिस वे आई कांटेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं जेस्चर्स की। जेस्चर्स क्या है? दीज इंडिकेट टू द स्पीकर इफ यू आर लिसनिंग और नॉट। कीप योर हैंड एंड फीट स्टिल व्हाइल टॉकिंग टू समवन। मतलब जो जेस्चर्स होते हैं, यू नो योर हैंड मूवमेंट, आपकी जो बेसिकली जो आपकी मूवमेंट होती है दैट इज जेस्चर, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आपका स्पीकर है या फिर जैसे जो भी आपके सामने जो बोल रहा है, जो आपके सामने सुन रहा है, वो क्या है, उसे समझ आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर आप अपने हाथ और पैर हिलाते रहोगे तो इट विल मीन कि आप न उसको अगर बोल रहे हो तो फिर आप उससे नहीं बोलना चाहते हो, या फिर अगर आप उसकी बात सुन रहे हो तो आप नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो अपने हाथ और पैर को हिलाओ मत, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू. You must physically remove the distractions in order to listen attentively. For example, reducing the ringtone of your mobile phone or switching it off while attending a meeting or listening to someone will avoid distraction. Another example is that you should avoid glancing at the wristwatch frequently. अब कुछ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और आपको वो चीज़ें क्या करनी होती है, आइडेंटिफाई करनी होती है, जिससे क्या होता है कि आप सुन ढंग से पाएंगे या बोल ढंग से पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ़ोन बार बार बजेगा, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा आपकी कन्वर्सेशन में बीच में, ठीक है। इसलिए आपको क्या कर देना चाहिए, मोबाइल फ़ोन का रिंगटोन को कम कर देना चाहिए। दूसरा, जब आप क्या बोलते हैं, फ़ोन को, अगर आपका फ़ोन का इतना यूज़ नहीं है तो आप उसे स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपको कई बार अगर आपने किसी इंसान को बार बार आपसे बात करते हुए अपनी वॉच में देखना प्रेफर करता है तो आप समझ जाओ कि सामने वाला आपकी बातों में, आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ गिविंग फीडबैक। अब फीडबैक की बात करते हैं। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट in both the cases one needs to be polite so that the person to whom the feedback is being given is not hurt or offended. ये बोल रहा है कि फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर हम दोनों केसेस की बात करें, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करें, तो जिस पर्सन को आप फीडबैक दे रहे हो उसको आपको देखना चाहिए कि जिसको आप फीडबैक दे रहे हो क्या वो हर्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो भी और अगर नेगेटिव है तो भी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, इसमें क्या है कि पहले हम पढ़ लेते हैं इसे, चलो। बेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग इज एक्टिव लिसनिंग. It happens when you hear, understand, respond, and remember what's being said. The 5 stages of active listening are as follows: receiving, understanding, remembering, evaluating, and responding. ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो सबसे जो सुनने की वेज हैं उनमें से सबसे अच्छा क्या है, एक्टिव लिसनिंग है। क्योंकि इससे क्या, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक्टिव लिसनिंग बेसिकली है कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसके बारे में बोल पा रहे हो और उसको याद रख पा रहे हो, ठीक है। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। एक होती है रिसीविंग, एक होती है अंडरस्टैंडिंग, एक होती है रिमेम्बरिंग, एक होती है इवैल्यूएटिंग और 5वीं होती है रिस्पॉन्डिंग। ये सारी स्टेप वाइज है। रिसीविंग मतलब जैसे अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसे सुनो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो बोल रहा है उसको समझो, ठीक है। आप देखो कि वो आप उसको अग्री कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तीसरा है कि क्या आप उसे याद कर पा रहे हो उस चीज़ को, क्या आप उसको अगर आपसे कोई 2 मिनट बाद पूछे कि व्हाट इज़ दिस, आपने किस चीज़ के बारे में बात करी है, सो यू कैन रिकॉल ऑल दैट, ठीक है। फोर्थ है इवैल्यूएटिंग, कि जो उसने आपको चीज़ बताई है वो आपके लिए कितना वैल्यू करती है, कितना वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट,
कितनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आजकल हम नहीं करते हैं, है ना। चलो, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग क्या है कि इट इज़ अबाउट सेइंग और डूइंग समथिंग एज अ रिस्पॉन्स, कि आपने कहा, उसने कहा, आपने सुना, समझा, याद रखा, देखा कि कितना याद करना है, और फिर उसके बारे में बोला, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रीड कि रिसीविंग इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग अटेंटिवली, अंडरस्टैंडिंग इट इज एन इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट अबाउट समथिंग और समवन, remembering it refers to the retrieval or recall of some information from the past, evaluating it's about judging the value, quantity, importance and amount of something or someone, responding it is about saying or doing something as a response to something that has been said or done, ठीक है। ये सब क्या था, स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग थी, क्या थी स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, ये अब हमने कर ली है सारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाला जो हमारी यूनिट है वो थोड़ा सा है लंबा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमें जैसे जैसे हम कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। सेशन 1 जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सेशन 2 में आएंगी स्पीच के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे, ठीक है, वही इंग्लिश वाला सब कुछ, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह सब कुछ वही है, ठीक है। सो ये वाला थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि पूरे यूनिट 1 को कंप्लीट करेगा, इसमें अलग अलग सेशंस आएंगे, जैसे अभी हम सेशन 1 पर ही हैं, फिर सेशन 2 जैसे कि मैंने बताया वो आएगा, सेशन 3 में हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, बेसिकली हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, है ना। फिर जो सेशन 4 होगा, सेशन 4 में क्या आएगा, सेशन 4 विल बी ऑल अबाउट यू नो, वो क्या बोलते हैं उसे, वेट, इसमें शायद सेशन 4 नहीं है, सेशन 3 तक है मेरे ख्याल से, है ना, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद यूनिट 2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये जो अभी हम कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल यूनिट 1, जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम यूनिट 2, फिर यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 ऐसे हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, पर उससे पहले अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आई नो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, यू कैन कंप्लीट दिस यूनिट इन वन गो, ठीक है। आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपके पास वो विल है, एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ, यू नो व्हाट आई मीन, है ना। चलो, समझदार को इशारा काफ़ी है, एंड इफ़ यू आर हेयर हिट अ लाइक बटन, हिट अ सब्सक्राइब, ठीक है, बिकॉज आई नो इट्स गोइंग टू हेल्प यू समवेयर और नॉट। अगर आपका एग्ज़ाम में हेल्प नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लाइफ में हेल्प करेगा, ठीक है। ऑलवेज अंडरस्टैंड जो आप कर रहे हो उसके पीछे एक रीज़न ज़रूर होता है। नाउ अब हम शुरू करते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, यू कैन रिमेंबर द एक्रोनिम रिस्पेक्ट to ensure active listening. Now let's see what each letter stands for. अब ये बोल रहे हैं कि एक्टिव लिसनिंग के लिए तुम एक वर्ड याद कर लो, रिस्पेक्ट, ठीक है। उससे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें एक्टिव लिसनिंग में करनी है। फर्स्ट इज रिमूव, आर से रिमूव डिस्ट्रैक्शंस दैट में हैम्पर लिसनिंग, फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल फोन व्हाइल टॉकिंग टू अ पर्सन। सबसे पहला क्या है कि आप डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना आपको कि फ़ोन को ऑफ कर दो या उसकी वॉल्यूम कम कर दो, वो सब चीज़ें, ठीक है। सेकंड, आई कांटेक्ट, यानी आर हो गया ई फॉर आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब आप, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा था कि आपको अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे तो आपका सामने वाला जो पर्सन है वो समझ पाएगा कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड, एस क्या है, शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द स्पीकर थ्रू जेस्चर, ठीक है। अपने जेस्चर से दिखाओ कि हाँ मैं तुम्हारी बात में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, ठीक है। पी फॉर पे अटेंशन एंड फोकस ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। तुम ये इस चीज़ पे ध्यान रखो कि वो जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है ना। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग में तुम्हें ये देखना है कि सामने वाला क्या कह रहा है। यू कैन रेफर टू द इमेजेस। इसमें फर्स्ट वाले में क्या है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उन्हें हटाओ। सेकंड इमेज क्या बोल रही है कि आई कांटेक्ट रखो। थर्ड इमेज क्या कह रही है कि जेस्चर्स रखो।
और फोर्थ इमेज क्या कह रही है कि जो भी सामने वाला कह रहा है उसकी बात पर ध्यान दो, ठीक है। फिर पी के बाद रिस्पेक्ट में ई आता है, ठीक है। ई फॉर एम्पैथाइज, ठीक है। एम्पैथाइज एंड फील द इमोशंस ऑफ द स्पीकर. Empathy is the ability to share someone's feeling or experiences by imagining what it would be like to be in that person's situation. Empathize, ई से empathize कह रहा है, एंड इसमें कह रहा है कि जो भी जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसके इमोशंस को समझो, ठीक है। अगर वो एक ऐसी सिचुएशन में अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या एक्सपीरियंस करते, तो वो चीज़ों को रिलेट करने के लिए इमेजिन करना सीखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक फ़नी सिचुएशन में है तो आप क्या करते हैं ना, अगर वो इमोशनल सिचुएशन में है तो मतलब अगर वो थोड़ी सैड सिचुएशन में है तो आप क्या करते, तो उस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो उस आदमी के सामने, ठीक है। सी क्लैरिफाइड डाउट्स. क्लैरिफाइड डाउट्स से कैसे कि बेसिकली ई से मैं एक और एम्पैथाइज से मैं कहना चाहूँगी कि आप सामने वाले की मेंटालिटी को देखो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या दुख दर्द पीड़ा वो आपसे बांट रहा है, ठीक है। सी इज क्लैरिफाइड डाउट्स. आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई डाउट्स. मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ में जो बता रहा है उसमें कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि है ये कैसे हो, और अगर आपको मतलब उसमें कोई भी क्वेश्चन लग रहा है यू शुड आस्क दैट, ठीक है। सी इज फॉर ट्यून. ट्यून योर सेल्फ टू टाइमिंग ऑफ द स्पीकर, दैट इज वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टाइमिंग पे अपने आप को ट्यून करो, या अगर वो थोड़ी देर से वो सैड के बारे में बात कर रहा है फिर उसके बाद वो फनी पे आ गया तो आप उसको सैड वाले पे वापस उसी के बारे में क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर वो सैड बोल रहा है तो आप भी सैड बोलो, ठीक है। उसके बाद अगर वो फनी बोल रहा है तो फनी बोलो, ऐसे। यानी कि वो पहले सैड बोल रहा था फिर फनी बोल रहा है तो आप फिर से सैड के बारे में बोलो फिर फनी पे आओ, ऐसा नहीं होता. यू शुड say when he was sad or when he was funny, ठीक है। इमोशंस की बात कर रही हूँ मैं. यू कैन रेफर टू द पिक्चर्स. फर्स्ट वन सेज कि उसकी मेंटालिटी को समझो. सेकंड वन सेज क्वेश्चन करो, क्लैरिफाई द डाउट्स. टी से ट्यून करो. वेट अ मिनट, मेरे को तुमसे कुछ कहना है, ठीक है, मैं तुमसे कुछ कहूँगा फिर तुम अपनी अगली बात शुरू करो. सो you have learned about various factors and stages of active listening. Now let us try to understand how to overcome these barriers. अब इसमें क्या बोल रहा है कि अब हमने इन फैक्टर्स को देख लिया है, तो ये स्टेजेस देख लिए हैं हमने. अब हम देखेंगे कि इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम करना है, इनको कैसे हटाना है. फैक्टर नंबर 1, बीइंग प्री ऑक्यूपाइड. इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे ये सारी चीज़ें विजिबल हों, है ना. इतना काफ़ी मेरे ख्याल से. फैक्टर नंबर 1, हाउ अ फैक्टर कैन बिकम अ बैरियर एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर. ये सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है. पहला है बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है. फैक्टर है कि हम कैसे इन बैरियर्स को एक्टिव लिसनिंग के दौरान कैसे हटा सकें. फैक्टर क्या है, पहले से ही हम किसी काम में बिजी हैं, तो एक ये फैक्टर बैरियर कैसे बन सकता है कि अगर आप पहले से किसी काम में बिजी हैं तो आप सामने वाले की बातों को ढंग से सुन नहीं पाएंगे शायद. इसको कैसे ओवरकम करना है, क्या करना है कि जो आपके बेसिकली आपका जो ये प्री ऑक्यूपाइड वाला नेचर है, तो आपके जो इमोशंस हैं वो आपके दिमाग मतलब जो आपका दिल है वो दिमाग पे भारी नहीं पड़ना चाहिए. तो इसलिए फ़ोन्स, डिजिटल डिवाइसेस को दूर रखें जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो, ठीक है. सेकेंड इज नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन. अभी कैसे होगा, हाउ दिस बिकम्स अ बैरियर. ये बोल रहा है कि आप शायद एक नॉइजी इन्वायरमेंट में दूसरे की बात ना सुन पाए. यू मे नॉट बी एबल टू हियर दैट द अदर पर्सन क्लियरली इन अ नॉइजी environment, ठीक है. हाउ टू ओवरकम द बैरियर, क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट टू अवॉइड इंटरप्रिटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शन. तो बोल रहे हैं कि एक ऐसा शांत सा माहौल बनाओ जिससे तुम एक दूसरे की बातों को ढंग से समझ सको, है ना, जिससे कि डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट ना हो, ठीक है. सॉरी, डिस्ट्रैक्शंस कोई ना हो और आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. अब थर्ड है पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट. How it becomes a barrier.
You may have developed biases or prejudices based on the past experience and interaction. How to overcome the barrier? Avoid developing biases and be objective in your approach when interacting with others. ठीक है, अभी बताते हैं हम इसके बारे में। ये बोल रहे हैं कि हम ना अपनी पहली जो हमारे साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं या हम जिनके बारे में सुन चुके हैं उससे हम कुछ सिचुएशंस बना लेते हैं, कुछ बिलीव्स बना लेते हैं, जिससे हम प्रेजुडिसेस और क्या बोलते हैं कुछ बायस्ड डिसीशंस ले लेते हैं, कुछ एक मेंटालिटी डेवलप कर लेते हैं, तो वो डेवलप नहीं करनी चाहिए। देन पर्सनल फैक्टर्स, योर पर्सनल फीलिंग्स मे अफेक्ट योर लिसनिंग, फॉर एग्जाम्पल योर प्री-कंसेप्शंस अबाउट द पर्सन, अलाउ द अदर पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन रिस्पॉन्ड। बोल रहा है कि आपके जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो आप सोचते हो कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि आपकी और सामने वाले की मेंटालिटी मैच नहीं होती है, ठीक है। ये तो क्या होता है कि जो आप समझते हो, जो आप सुनते हो, वो आपकी पर्सनल फीलिंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, कि वो इंसान ऐसा तो नहीं था, ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है, ठीक है। तो जब वो पूरा बोल ले तभी, जब उसने पूरी बात एंड कर दी है तब भी बोलो, ये नहीं कि बीच में ही तुम कुछ बोल पड़ो, है ना, क्योंकि इट कैन चेंज द यू नो बेसिकली द मीनिंग ऑफ व्हाट ही वांट्स टू से एंड व्हाट ही इज बेसिकली सेइंग। ये सब तो हो गए इसके एक्सरसाइज। अब आ चुके हैं हम सेशन 2 विच इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें बेसिकली हम इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें बोला जा रहा है इन एनी लैंग्वेज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स based on their function within a sentence. These are the building blocks of a language. When we speak or write, we use sentences to express ourselves. Therefore, sentences are important. A sentence is a group of words that communicates a complete meaning, thought, or action. For example, Raju goes to school. A group of words which does not make complete sense is known as a phrase. For example, Raju goes. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamation mark. Read out the examples given below. अब ये इतने सारे जो मैंने अभी पढ़ा है, इसमें क्या बोला, इसने बोला कि कोई भी लैंग्वेज में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली एक सेंटेंस बनाती हैं। तो मतलब एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, क्योंकि वही बेसिकली एक दीवार, एक घर बनाने के लिए एक ईंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो इसने बोला कि जब हम बोलते हैं या जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हमें सेंटेंस का यूज़ होता है ना, तो वो सेंटेंस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, अगर जो सेंटेंस हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, वो बेसिकली एक कंप्लीट मीनिंग बताता है कि हम एक्चुअल में क्या कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं राजू गोज़ टू स्कूल, ठीक है, हमें पूरा समझ आता है कि राजू कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। देन ये कह रहा है कि कुछ बेसिकली फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, कुछ वर्ड्स जो पूरी तरीके से सेंस नहीं बनाते हैं, लेकिन वो कुछ तो बताते हैं, जैसे कि राजू गोज़। अब हमें ये नहीं पता कि राजू कहाँ जाता है, बस हमें इतना पता है कि राजू जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्रेज है। जो भी एक सेंटेंस होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड किससे होता है, या तो फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेशन मार्क से। और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो कैसा सेंटेंस है। अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से एंड होता है, अगर वो कुछ आपसे पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, और अगर वो आपको फीलिंग्स बताता है ओ वाओ, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, तो ये पूछ रहा है क्या तुमने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैपिटल लेटर आपका जो है ये क्या है, कैपिटल है, ठीक है। आई कंप्लीटेड इट येस्टरडे, तो ये बोल रहा है कि मैंने कंप्लीट कर लिया, तो ये किससे एंड हो रहा है, फुल स्टॉप से, कैपिटल लेटर आई, ठीक है। थर्ड सेंटेंस दैट इज़ गुड, ये तो अच्छी बात है, एक्सक्लेमेशन मार्क, शाबाशी देना या अपने फीलिंग्स को बता रहा है ना। अब हम बात करते हैं यूजिंग कैपिटल्स, ठीक
ठीक है, कैपिटल्स कब यूज़ करते हैं? वी नो दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर. इट इज़ ईजी टू नो व्हाट कैपिटलाइज इफ यू रिमेंबर द एक्रोनिम मिन्स. मिन्स इज a set of simple rules that help you capitalize words correctly. Each letter in the word mints refer to one capitalization rule as shown in table 1.3. अभी बोल रहे हैं कि हमें ये तो पता है कि हर एक सेंटेंस जब शुरू होता है तो हम कैपिटल लेटर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और भी जगह होती हैं जहाँ पर हमें कैपिटल लेटर लगाना होता है, ठीक है, वो सारी हम एक रूल से समझ सकते हैं, जो कि जिसको हम उन रूल्स को किस वर्ड से याद कर सकते हैं? मिन्स. ठीक है. एक्रोनियम नंबर 2. एक्रोनियम नंबर 1 क्या था हमारा? बताओ, कोई बताओ. एनीवन रिमेंबर? यस, जल्दी बताओ. हमने जो हमारा जो एक्रोनिम 1 था वो था रिस्पेक्ट, रिमेंबर. अब हमारा आ गया एक्रोनिम 2. इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कैपिटल कहाँ लगाना है, ठीक है. तो इसमें कैपिटल्स का एक्रोनिम क्या है? मिन्स, जिसमें हर एक MINTS इन सब का क्या है? एक रूल है, मतलब है. M से क्या है? मंथ्स. I से क्या है? आई में, मतलब खुद के लिए. N से क्या होता है? नेम्स, ठीक है. T से टाइटल्स. S से स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, ठीक है. तो ये कितने रूल हैं? 5 रूल हैं जिन्हें आपको याद करना है. तो पहला रूल है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ ऑल मंथ्स. सभी मंथ के नेम कैपिटल स्टार्ट होने चाहिए. फिर सेकंड, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए पहले. आई विल गो टू द कॉलेज इन जून. देखो जी क्या है? कैपिटलाइज. सेकंड रूल, आई कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन यूज्ड एज एन वर्ड. जब भी वर्ड आई को एक वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है तो उसको कैपिटलाइज करो. जैसे कि एग्जांपल है एवरी डे आई प्ले टेनिस विद हिम, ठीक है. तो क्या हो रखा है? आई को क्या कर रखा है हमने? कैपिटलाइज कर रखा है, ठीक है. नेक्स्ट रूल, एन नेम्स. कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, रिवर, सीज, ओशन, माउंटेन, आइलैंड एंड डेज. तो जो भी नाम होते हैं लोगों के, जगहों के, रिवर के, सी के, ओशन के, पहाड़ों के, आइलैंड के, दिनों के, इन सबको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है फर्स्ट लेटर को, ठीक है. तो जैसे कि एग्जांपल दे रखा है दिस ट्यूसडे विद्या इज इन राजस्थान. तो ट्यूसडे, विद्या और राजस्थान सब कैप्स में, क्योंकि कैपिटलाइजिंग, क्योंकि टी इज अ डे. ट्यूसडे में टी कैपिटलाइज क्यों है? क्योंकि ट्यूसडे क्या है? डे है. विद्या क्या है? नाम है ऑफ अ गर्ल, तो इसलिए क्या है? एक कैपिटलाइज कर रखा है हमने इसका लेटर, फर्स्ट लेटर वी ना. और राजस्थान एक जगह का नाम है तो आर कैपिटलाइज कर रखा है हमने, ठीक है. नेक्स्ट रूल इज सी, टाइटल्स. टाइटल्स में बेसिकली क्या है? हम जो फर्स्ट लेटर होता है लोगों के नाम से पहले का जो टाइटल होता है, जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, मिस, मास्टर, ठीक है, मिस्ट्रेस, ये सब, इन सब में जो ये टाइटल्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं? उनका जो फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है. तो लिखा कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम, ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है हमें, डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर. तो डॉक्टर में डी एंड मिस्टर में एम कैपिटल में है, ठीक है. नाउ एस, ठीक है. एस में क्या है? कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस. मतलब हर एक सेंटेंस में जो भी पहला वर्ड होगा उसको, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है. श्योर. टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है. अब ये क्या है? ये हमने बेसिकली कैपिटलाइजेशन के रूल पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं. ये हम बेसिकली पहले से पढ़ते आ चुके हैं. दैट्स नथिंग न्यू फॉर अस. अब पंचुएशन की बात करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली 15 बेसिक पंचुएशन मार्क्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है. और आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने ये बहुत ही कॉमनली ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है. जैसे कि फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, अपोस्ट्रोफी हो गई, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, डैश हो गया, हाइफन हो गया, ठीक है, पैरेंथेसिस हो गया, कोटेशन मार्क हो गया, ब्रैकेट हो गया, ब्रेस हो गया, एलिप्सिस हो गया, बुलेट पॉइंट हो गया, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है. तो यहाँ ये लिखा है दैट दीज इंक्लूड फुल स्टॉप और पीरियड, कॉमा,
question mark, exclamation mark, apostrophe, colon, semicolon, dash, hyphen, parenthesis, quotation mark, ब्रैकेट, ब्रेस, एलिप्सिस एंड ब्रेक पॉइंट। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, साइन, पंक्चुएशन मार्क देखेंगे, फिर हम साइन देखेंगे, फिर हम उसके यूजेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पंक्चुएशन जो मार्क है हमारा वो क्या है, फुल स्टॉप। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक डॉट से। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं एक डॉट से। इट शोज द एंड ऑफ अ सेंटेंस. It is also used to show short form of long words. For example, professor can be shortened as prof dot when used as title before the name. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जैसे कि मैंने बताया एक डॉट से रिप्रेजेंट होता है, तो ये दो काम है इसके। पहला है कि जब सेंटेंस खत्म हो जाए तो इसको यूज़ करते हैं कि ये सेंटेंस खत्म हो गया ये बताने के लिए। ठीक है, दूसरा यूज़ है कि जो बड़े वर्ड्स होते हैं उनको एब्रीविएशन देने के लिए, उनको छोटे में लिखने के लिए, जैसे कि प्रोफेसर है उसमें हम प्रॉफ के बाद डॉट डाल दें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टाइटल बन गया एक तरीके से, और इसको हमने एब्रीविएट कर दिया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज अ सेंटेंस, फुल स्टॉप। दिस इज अनदर सेंटेंस, फिर से फुल स्टॉप। तो ये बता रहा है कि खत्म हो गया सेंटेंस, है ना। संजय इज अ प्रोफेसर, फुल स्टॉप। हिज पेशेंट्स कॉल हिम प्रॉफ डॉट संजय। प्रॉफ का मतलब क्या है, प्रोफेसर संजय। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे बेसिकली, हिज पेशेंट्स कॉल हिम प्रोफेसर संजय, बट वो लिखा क्या है, प्रॉफ डॉट। ठीक है, सेकेंड पंक्चुएशन मार्क है हमारा कॉमा। ठीक है, कॉमा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, है ना। तो ये बोल रहे हैं समटाइम्स वी यूज कॉमा टू इंडिकेट पॉज इन अ सेंटेंस. वी कैन ऑल्सो यूज कॉमा टू सेपरेट आइटम्स व्हेन वी आर लिस्टिंग मोर देन 2 आइटम्स इन अ रो। कॉमा के भी 2 काम है। एक है कि एक सेंटेंस जब हम लिख रहे हैं तो उसमें पॉज डालने के लिए हम कॉमा को यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या है, जब हम एक लिस्ट बना रहे होते हैं तो हम अलग अलग आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आफ्टर द वेटर गेव मी द मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे पढ़ना है, आफ्टर द वेटर गेव मी द मेन्यू आई ऑर्डर्ड फूड। मतलब ये फुल स्टॉप से थोड़ा कम पॉज होता है, लेकिन इस पॉज को हम रिप्रेजेंट, छोटे पॉज को हम कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल, आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। इसमें कॉमा लिस्ट बताने के लिए कि मैंने एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स खरीदे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब देखते हैं, वी यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन जब खत्म होता है तब लगाते हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए तो इसका नाम क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन की एंडिंग को मार्क करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, क्वेश्चन मार्क, तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है। सेकेंड है, हाउ मच इज योर वर्क एक्सपीरियंस, कि तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मंथ। ठीक है, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, यू कैन सी द सिंबल साइन। ठीक है, वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ वर्ड और सेंटेंस टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, शॉक और एंगर। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखानी है, जैसे कि सरप्राइज, शॉक, एंगर, है ना, फियर, ये सब चीज़ें। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो इस किसी को अगर सरप्राइज दिया है तुमने तो ही वुड बी सरप्राइज्ड ना, तो इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क है। यू आर लेट, एंगर ये शो करता है, यू आर लेट, तो इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क वी हैव इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का सिंबल साइन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना, लुक एट इट। देखो इसको, वी यूज एन एपोस्ट्रॉफ फॉलोड बाय एन एस। एक सेकेंड, देयर इज सब, एक सेकेंड दीजिए देखो। हाँ, मेरी स्क्रीन पर थोड़ा लैग आ गया है। ठीक है, वी यूज एन एपोस्ट्रॉफ फॉलोड बाय एन एस टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। ये 2 काम है इसके बेसिकली। फर्स्ट है कि ये बताता है कि पोजेसिवनेस शो करता है किसी भी चीज़ की, कि ये चीज़ किसकी है। फॉर एग्जाम्पल,
दिस इज दिव्या's डेस्क, ये दिव्या की डेस्क है। आर दीज अब्दुल्स बुक्स, क्या ये अब्दुल की बुक्स हैं? ये बताता है कौन सी चीज़ किसे बिलोंग करती है। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, कि हम अपोस्ट्रॉफ को, चलो मैं पढ़ देती पहले। वी ऑल्सो यूज एन अपोस्ट्रॉफ टू इंडिकेट द शॉर्टेड फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स इन इनफॉर्मल स्पीच। तो इसका क्या है कि जब इनफॉर्मल स्पीच को हम यूज़ करते हैं तो हम कुछ सेंटेंसेस को छोटा बना देते हैं, है ना। जैसे कि लेट अस गो का लेट्स गो, ही इज़ नॉट हेयर का ही इज़ंट हेयर, ठीक है। तो जिससे हम बेसिकली अपने आप को बोलते हैं कि वी आर यूजिंग एन इनफॉर्मल स्पीच। तो यही होता है डिफरेंस, है ना, टोन में, है ना। ये सब चीज़ें क्या होती है, इनफॉर्मल स्पीच में होती है। अब हम बात करते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। बेसिक पार्ट क्या होते हैं स्पीच के, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। अभी बोला मैंने आपको कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस बनाते हैं, और ये सब चीज़ें हमें पढ़नी होती है एक सेंटेंस बनाने के लिए। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आती है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। इंग्लिश में टोटल 8 होते हैं, ठीक है, बट हमें अभी पढ़ने कितने हैं, 5, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। तो अगर हम बात करें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की, तो जो नाउन होते हैं वो बेसिकली एक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रेफर करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। सो नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, दे आर नेमिंग वर्ड्स। अब एग्जाम्पल देख लो इनका। इन द सेंटेंस रीमा रोट अ लेटर, बोथ रीमा एंड लेटर आर नाउन्स। तो इसमें देखो रीमा, अगर कोई आपको एक एग्जाम्पल देता है दैट रीमा रोट अ लेटर, तो इसमें से नाउन क्या क्या है, नेमिंग वर्ड्स रीमा और लेटर, है ना। एग्जाम्पल के वर्ड्स, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे नाउन के बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया रीमा, लेटर, इसके अलावा क्या होंगे, डॉग, इंडिया, संजय, ठीक है, कुछ भी। ना प्रोनाउन की बात करें, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, कि बार बार हमें नाउन का यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रीमा रोट अ लेटर, शी इज टायर्ड, शी इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन रीमा, इट इज़ अ प्रोनाउन। तो अगर मैं कहूँ कि रीमा रोट अ लेटर, रीमा इज टायर्ड, तो हमें बार बार रीमा रीमा वर्ड क्यों रिपीट करूँ। तो इसलिए नाउन की जगह, रीमा की जगह जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज शी, वो क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या क्या है, आई, दे, ही, यू, है ना। अब एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली क्या है, जो बाकी के वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जैसे कि रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर, लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन लेटर। तो ये क्या करता है बेसिकली, जैसे एडजेक्टिव हमने जो अभी देखा इस एग्जाम्पल में, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब रीमा रोट अ लेटर, अब वो लेटर कैसा था, लॉन्ग था, तो क्या कर रहा है, वो लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो लेटर है वो क्या है, लॉन्ग है। इसके अलावा क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, एट्सेट्रा, ठीक है। वर्ब की बात करें, वर्ब क्या होता है, ये बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीमा रोट अ लेटर, तो यहाँ पे जो वर्ड रोट आ रहा है मतलब रीमा ने लेटर लिखा, तो रीमा कुछ काम कर रही है, दैट काम करना इज वर्ब, ठीक है। तो ये बता रहे कि काम क्या कर रही है, रीमा लिख रही है। एग्जाम्पल्स और क्या होंगे, रन, ईट, थिंक, सिट, ठीक है। देर आर वेरी abundance of examples. Now adverb, adverb क्या है, basically adverb is a word that adds meaning to a verb, adjective or other adverb. It answers the question how often, when and where. तो adverb क्या होते हैं, basically कुछ ऐसे words होते हैं जो verb में थोड़ा सा मतलब कि जो verb होते हैं उनको थोड़ा सा describe कर देते हैं, मतलब describe लाइक जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब की थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि रीमा क्विकली रोट अ लेटर, तो रीमा लिख तो रही है लेटर को, ऊपर कैसे लिख रही है, जल्दी जल्दी, क्विकली। तो क्विकली इज एन एडवर्ब, इट टेल्स अस हाउ रीमा डिड द एक्शन, ये बता रहे हैं कि रीमा ने कैसे काम किया। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछे हाउ, कैसे, कितना जल्दी, कब, कहाँ, ये सब क्वेश्चन जब पूछते हैं। इसके बाकी के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ईजीली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ठीक है। अब सेम ही वर्ड्स को हम अलग अलग फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे,
Sometimes the same words can be used differently. Kindly ignore my throat because अभी उसमें I'm having some problem ठंड की वजह से. Okay. So for example, will you book a movie for 3 p.m? ये बोल रहे हैं कि will you book a movie for 3 p.m? क्या तुम मूवी को बुक कर सकते हो? तो बुक करना इज एक्शन. बुक, और ये एक्शन कैसा है? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो कैसे क्या है ये क्या है? एडवर्ब है ना. एज आई नीड टू फाइंड माई इंग्लिश बुक. ठीक है, मुझे अपनी ना इंग्लिश बुक ढूंढनी है. तो अब यहाँ पर बुक क्या है? एक नाउन है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज टोटल क्रिकेट स्कोर. इसका जो टोटल क्रिकेट स्कोर था वो कितना था? 145. तो इसमें जो टोटल वर्ड आ रहा है वो क्या है? एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि क्रिकेट स्कोर कितना था उसका. ठीक है, मतलब कि क्या कर रहा है वो? बेसिकली बाकी के वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है. अभी बोल रहा है दैट इज टोटली ऑसम. ठीक है, ऑसम, टोटली ऑसम. ऑसम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा है, तो क्या होगा? एडवर्ब होगा. सिंपल. देन शी इज ऑलवेज वॉचिंग फुटबॉल मैच. तो फुटबॉल यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल मैच की बात हो रही है. लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में शी गॉट अ न्यू फुटबॉल फॉर हर बर्थडे. तो यहाँ पर क्या हो रही है? नाउन की तरह यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है और यहाँ पर एक फुटबॉल मैच के बारे में बात हो रहा है ना. तो फिर क्या बोलेंगे हम कि एक्शन बेसिकली क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है. ओके. नाउ ऐसे ही ये एग्जाम्पल है. द एक्सपीरियंस सेलर वॉज एबल टू होल्ड अप द सेल डिस्पाइट हैवी स्टॉर्म. यहाँ पे क्या है? सेल जो बता रखा है वो क्या है? नाउन है ना. और यहाँ देखो, सतीश वॉज एबल टू सेल थ्रू डिस्पाइट द स्टॉर्म. हाँ, सतीश वॉज एबल टू सेल थ्रू डिस्पाइट द स्टॉर्म. तो यहाँ क्या है? ये है एक वर्ब. ठीक है. नाउ कपिल प्रॉमिस्ड हिज फादर दैट ही विल बी अ गुड बॉय. तो यहाँ पर प्रॉमिस्ड है, क्या है? वर्ब है ना. और कपिल वॉज अनेबल टू कीप द प्रॉमिस गिवन टू हिज फादर. तो यहाँ पर क्या है? नाउन है, प्रॉमिस. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड. अब हम यही जो अभी हमने पढ़ा कि कैसे ये अलग अलग तरीक़ों से यूज़ हो सकते हैं, तो अब हम इन्हीं के और एग्जाम्पल्स देखेंगे. Let us see how these words are used. Read out aloud the sentence given below. तो अभी बोल रहे हैं कि अब हम इन्हीं का देखेंगे कि कैसे और अलग अलग तरीक़ों से यूज़ होते हैं. Wow, Rima went to the studio and met a famous actor. We already know that Rima, studio and actor are nouns. Famous is an adjective because it describes the actor, and the words went and met are verbs because they describe an action. What about the remaining words in the sentence? Wow, to, the, and. What are these words called? We use such supporting words to join the main parts of speech together and to add information to the sentences that we frame. Let us now look at the supporting parts of speech. ठीक है, तो कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, है ना. सेम मैं बोल रही थी कि टोटल 8 होते हैं, बट यहाँ पर हमने इंटरजेक्शंस को भी इंक्लूड करा है, तो इसलिए टोटल 9 बता रहे हैं. वरना होते कितने हैं? कितने होते हैं? वी नो 8 होते हैं, राइट. तो या सो विल, अब जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रही थी कि जैसे कि एक लाइन है, वाओ रीमा वेंट टू द स्टूडियो. तो इसमें क्या है? जो वर्ड्स हैं रीमा, ठीक है, रीमा, स्टूडियो, एक्टर, ये सब क्या है? नाउन्स है. फेमस क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो एक्टर को बता रहा है कि एक्टर कैसा है? फेमस है. ठीक है. वेंट और मेट वर्ब्स हो गई. ठीक है, पर यहाँ पर जो वाओ वर्ड है, टू, द, एंड, ये सब क्या है? ये सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन. ठीक है, आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं? ए एंड द. कंजंक्शंस क्या करता है? दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है. तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा? एंड, बट, एट्सेट्रा. ठीक है. प्रेपोजिशंस क्या बताता है? प्लेस बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना. जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिलो, अबव, ये सब. ठीक है. फिर आते हैं इंटरजेक्शंस. ठीक है, इंटरजेक्शंस के बारे में क्या होता है? जैसे कि एक्सक्लेमेशन, जैसे कि मैंने बोला ना वाओ नहीं आ रहा, तो वाओ इंटरजेक्शंस के अंदर ही आता है. ये बताते हैं कि कैसे एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, और इनके बाद जो है एक्सक्लेमेशन,
मार्क आता है, इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है इसे, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टडी सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, along with the main parts of speech there are some more words we need for connecting words, phrases, clauses or sentences. Such words are called supporting parts of speech. तो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ हमें कुछ और कनेक्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस चाहिए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर्टिकल्स की बात करें, द वर्ड्स ए एंड द आर यूज एज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ए एंड द, ठीक है, ए एंड द तीन आते हैं, ठीक है। ये इन्हें हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन्स, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद वावल साउंड। एन कब होता है, जब वावल साउंड आती है उससे, अगर जो नाउन है उसका वावल साउंड है तो उससे पहले एन आएगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। और द जो है स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स विद वावल साउंड, दैट इज ए ई आई ओ यू। ए इज यूज बिफोर नाउन स्टार्टिंग विद consonant, all except those starting with a e i o and u sound. The is used to refer to specific or particular words. Okay, examples देखिए, the car stopped suddenly because a cat ran in front of it, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, अ बुक, इसके अलावा अ बुक, एन एप्पल, द अम्ब्रेला, द सन, ठीक है। तो और जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें से आर्टिकल्स क्या क्या हो गए, द, कार, कार से पहले द, बता रहे कौन सी कार, दैट स्पेसिफिक कार, ऐसे करके, ठीक है। फिर अ कैट, वो एक कैट आई, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस को, ठीक है। क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। दो सेंटेंस कह लो, नाउन कह लो, फ्रेज कह लो, ठीक है। कॉमन कंजंक्शंस कौन कौन सा है, एंड और बट, ठीक है, तीन कॉमन जो है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट आई वेंट टू द मार्केट। मतलब अगर एक दो ऐसे सेंटेंस दिया हो, शीला वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, दो सेंटेंसेस को हम एक साथ भी तो ला सकते हैं, दैट शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। ऐसे ही, डू यू वांट ऑरेंजेस, डू यू वांट एप्पल्स, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं डू यू वांट ऑरेंजेस और एप्पल्स, तो कितना आसान कर रहे हैं ये बोलना, है ना। जो हमारा सेंटेंस है उसकी लेंथ भी कम कर रहे हैं, राइट। prepositions connect one word with another to show the relationship between them, ठीक है। तो जो प्रपोजिशन होते हैं वो एक वर्ड को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वो बताते हैं कि वो कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उन दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। ये बेसिकली वेयर, व्हेन, हाउ इन वर्ड्स को आंसर करते हैं। दे यूजुअली आंसर द क्वेश्चंस वेयर, व्हेन एंड हाउ, ठीक है। सम कॉमन प्रपोजिशंस आर ऑन, एट, अंडर एंड इन। कुछ कॉमन प्रपोजिशंस क्या क्या है, ऑन, एट, अंडर, इन, ये सब, ठीक है। एग्जाम्पल, द कैट इज ऑन द रूफ, the shop is at the end of the road, Rahul is standing under the tree, I live in Delhi। तो यहाँ पे on, at, under, in ये सब क्या है, prepositions, ठीक है। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, पेन, ठीक है। इनके बाद में क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये दीज वर्ड्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन। They have an exclamation mark at the end. For example, wow, oh, oh no, thanks, help। इनके सब के बाद क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के बारे में, ये चेक योर प्रोग्रेस, ठीक है। ये सब हो गया हमारा। अब आते हैं हम सेशन 3। सेशन 3 क्या है, राइटिंग स्किल्स, ठीक है। इसमें क्या है, राइटिंग सेंटेंसेस। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which together expresses a complete idea that has meaning। मतलब एक सेंटेंस क्या है, वर्ड का ग्रुप है, ठीक है, जिससे कि वो एक जो क्या कहना चाह रहा है उसका हमें एक सेंस आ जाए, समझ आए कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सीक्वेंस। तो हम जब वर्ड्स को अलग अलग जो वर्ड्स हैं उसको जब हम सीक्वेंस में लगाते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस कब बनेगा, जब उसमें सब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो,
वो या तो कोई स्टेटमेंट, क्वेश्चन या एक्सक्लेमेशन, कमांड कुछ ऐसा दे रहा हो, ठीक है, तब जाके सेंटेंस बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, राइटिंग में जब कुछ राइटिंग स्किल करते हैं तो हम सेंटेंस को सीक्वेंस में डालते हैं जिससे कि हमें चीज़ें समझ आए। ठीक है, मैं एक बार से रीड कर देती हूँ। दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टुगेदर एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया दैट हैज मीनिंग। अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सीक्वेंस। दिस means that a sentence must be understood by others. A sentence typically contains a subject, object, conveying a statement, question, exclamation, or command. Writing is constructed by putting sentences in sequence so that they are understandable. मतलब सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि हम सीक्वेंस में लगाते हैं ताकि दूसरे इंसान को जो आप कहना चाह रहे हो वो समझ आए। ठीक है, इसमें बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन या कमांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब हम कोई राइटिंग स्किल करते हैं तो हम सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस में लगाते हैं जिससे कि हमें जो क्या पूरा क्या कहना चाह रहा है वो हमें समझ आए। जैसे कि मुझे चोट लगी, मैं चल रहा था, ये ज़्यादा समझने में आ रहा है, या फिर मैं चल रहा था, मुझे चोट लगी। ठीक है, मतलब एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि मुझे पत्थर दिखा, चलो छोड़ो वो रहने दो। ठीक है, इससे समझ जाओ। आपको भी पता है कि जब सेंटेंस को हम सीक्वेंस में नहीं लगाते तो वो कितना क्योटिक बन जाता है वो सेंटेंस, है ना। तो अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। ठीक है, यानी कि एक फाइनाइट वर्ब, मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फाइनाइट वो भी, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये बनाता है एक सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं जिनको हमें कंजंक्शन से जोड़ते हैं। जैसे कि अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन, एक सेकेंड, नहीं ये एग्जाम्पल लीजिए आप, ये एग्जाम्पल छोड़िए, अभी मैं आपको बता ही दूँगी कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या अंतर होता है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं। क्लॉजेज आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट क्लॉजेज और नॉट, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्लॉजेज क्या होते हैं। क्लॉजेज मतलब एक तरीके से फ्रेज होते हैं, आप एक तरीके से फ्रेज मानिए उन्हें। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा फ्रेजेस होते हैं जिनको हम एक कंजंक्शन से, सेंटेंस मान लो, इसी लैंग्वेज में बोलूँ, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस है, ठीक है, उनको हम कंजंक्शन से जोड़ते हैं। दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बड़ा सा, है ना। इसमें क्या होता है कि, और हाँ, हर एक सेंटेंस में एक एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना, एक एक वर्ब होगी, एक एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स, क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि एज यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश क्लासेस ऑलमोस्ट ऑल सेंटेंसेस हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, सम ऑल्सो हैव ऑब्जेक्ट। मतलब हर एक सेंटेंस के पास सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, लेकिन कुछ कुछ के पास तो ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली सब्जेक्ट होता है जो एक पर्सन, थिंग, एक्शन कर रही होती है, वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है, जो एक्शन को बताती है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्या एक्शन हो रहा है, किस पर हो रहा है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, निशा सेल्स अ लैपटॉप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, निशा क्या है, सब्जेक्ट है, सेल्स क्या है, वर्ब है, लैपटॉप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन, वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन, ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब ये देखिए यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको, दैट निशा सेल्स अ लैपटॉप। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, निशा सेल्स अ लैपटॉप में निशा जो है सब्जेक्ट है, सेल्स क्या है, वर्ब है, और लैपटॉप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को करता है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हु, तो हमें जो आंसर मिलता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, जो वर्ब होती है वो एक्शन को बताती है कि एक्शन क्या है। ठीक है, इसमें हम व्हाट करके जब हम व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो वर्ब होती है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होती है, पर्सन या थिंग जिसको, जिस पर एक्शन किया जाता है। ठीक है, कि हु रिसीव्ड द एक्शन। ठीक है, उससे इस क्वेश्चन को जब हम पूछते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमें आंसर मिलता है, जो कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या है,
A laptop एक ऑब्जेक्ट है. So let's just read that. A subject is a person or thing that performs an action. The question who performed the action will help you find the subject. In the sentence, Nisha is the subject. अब जैसे कि अगर मैं पूछूं who performed the action यानी कि who sell laptop, तो आंसर क्या आएगा? निशा sold the laptop, है ना. वर्ब के लिए बोले तो वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन. द क्वेश्चन व्हाट इज द एक्शन विल हेल्प यू फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस. सेल्स इज द वर्ब. तो क्या है, जैसे कि मैं पूछूं निशा निशा डिड व्हाट, तो क्या हो गया? निशा सोल्ड अ लैपटॉप. ठीक है, तो यहाँ सेल्स जो है ये वर्ब है. फिर an object is a person or thing that receives an action. The question who received the action will help you find the object. In this sentence, a laptop is the object. तो अगर हम बोले कि निशा sells what? So निशा sells a laptop. तो लैपटॉप क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब ये जो एक टेबल है इसमें बता रखे हैं कुछ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. देखो जो अभी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो मैंने ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं दिए हैं जिससे कि हमें आंसर्स ढूंढने में आसानी हो. ठीक है, ऑल्दो आई कुड हैव डन दैट बट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये सब नहीं किया, है ना. ना 1.7 टेबल में हमें दे रखा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. इनमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो सेंटेंस क्या है, आई रोट अ लेटर. लेट मी जस्ट जूम इन. आई रोट अ लेटर, इसमें क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है. रोट क्या है? वर्ब है. ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है. सिमिलरली ये सारे सेंटेंस में ऐसे ही है. ही कॉल्ड द कस्टमर, सब्जेक्ट ही, वर्ब कॉल्ड, ऑब्जेक्ट क्या है? द कस्टमर. शी पैक्ड द प्रोडक्ट, शी क्या है? सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? पैक्ड है. ऑब्जेक्ट क्या है? द प्रोडक्ट. दिया एंड संजय बुक्ड अ कैब, तो दिया एंड संजय क्या है? सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? बुक्ड है. और ऑब्जेक्ट क्या है? अ कैब. अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं. द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस can be either direct or indirect. Direct objects are the ones directly acted on by the action word. If we ask what does Nisha sell, the answer is laptop, which is a direct object. A direct object answers the question what. An indirect object answers the question such as to whom, for whom. For example, in the sentence Abdul gave a gift to his mother. The verb is gave. What did Abdul give? A gift. To whom did Abdul give the gift? To his mother. Her gift is direct object and his mother is indirect object. तो मैं बताती हूँ इसने क्या बोला है. ये बोल रहा है दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है. ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसको हम बताते हैं कि डायरेक्टली क्या होता है, उस पर एक्शन होता है. ठीक है, एक्शन बेसिकली जो हमारा एक्शन होता है वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट पे होता है. जैसे कि और इसका हम आंसर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, तो जो हमें आंसर मिलता है वो बताता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था पहले, व्हाट डज निशा सेल. तो हमने जब पूछा व्हाट डज निशा सेल, जो हमने एग्जांपल लिया था निशा सेल्स अ लैपटॉप, तो उसमें जब हमने क्वेश्चन ले लिया व्हाट करके तो आंसर क्या आ रहा है? लैपटॉप. तो लैपटॉप क्या है? कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, लेकिन एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये हमें तब मिलता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसके लिए या किस, टू होम एंड फॉर होम. किसके लिए? बेसिकली होम आ रहा है ना, टू होम फॉर होम, है ना. अब एग्जाम्पल दे रखा हमें यहाँ पे, अब्दुल गिव अ गिफ्ट टू हिज मदर. तो अगर मैं पूछूं व्हाट डिड अब्दुल गिव, तो मुझे व्हाट डिड अब्दुल गिव, तो क्या आंसर आ रहा है? गिफ्ट. तो गिफ्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर मैं पूछूं टू होम डिड अब्दुल गिव द गिफ्ट, तो आंसर क्या आ रहा है? टू हिज मदर. तो यहाँ पे गिफ्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन हिज मदर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब some sentences only have direct objects while some have both direct and indirect objects. तो कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनके पास डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस टेबल में. जैसे कि सेंटेंस देखो,
रीमा बॉट स्टेशनरी, तो रीमा क्या है, नाउन है, वर्ब क्या है, बॉट है। ठीक है, अगर मैं पूछूं बॉट व्हाट, बॉट के साथ वॉट लगा दूं तो क्या आ रहा है आंसर, स्टेशनरी। तो क्या है स्टेशनरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं वर्ब के साथ बाय होम या टू होम लगा दूं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर मैं बोलूँ रीमा नहीं बॉट बाय होम, तो बॉट बाय बेसिकली रीमा ने खरीदा है, बट रीमा इज द नाउन, तो ये सब हम बाय नहीं यूज़ करेंगे, हम टू यूज़ करेंगे। तो रीमा नहीं बॉट टू हूँ, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लेड। अगर हम प्लेड के साथ वॉट लगा दें तो प्लेड वॉट, टेनिस। अगर मैं जो वर्ब है उसके साथ बाय या टू होम लगा दूँ तो आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑफर्ड अ कॉफ़ी टू मी। ऑफर्ड क्या है, अब यहाँ वर्ब है। अब मैं पूछूँ ऑफर्ड व्हाट, तो क्या है, जो आंसर आ रहा है वो है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी क्या हो गई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूँ ही ऑफर्ड नहीं, जैसे कि ऑफर्ड आ रहा है हमारे पास वर्ब, तो ऑफर्ड टू हूम, तो ऑफर्ड टू मी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मैनेजर असाइन्ड अस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब है असाइंड, वर्ब के साथ यानी कि असाइंड व्हाट बोले तो प्रोजेक्ट्स आंसर आ रहा है। तो प्रोजेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें कि असाइंड असाइंड टू होम, तो आंसर क्या आ रहा है, अस टू अस। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो ये है हमारा बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप दैट यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। आई होप दैट ऑल दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कैटेगरी 2, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आएंगे हमारा पैराग्राफ। ठीक है, और इसी के साथ हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस की। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, संजय ब्रोक द ग्लास। सेकंड देखो, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम टू सेम है, बट कहने का तरीका अलग है। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस, संजय ब्रोक द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। तो द एक्शन वर्ब इन बोथ द सेंटेंसेस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास। मतलब क्या है, सेम है कि ग्लास टूट गया संजय से। ठीक है, बट द सब्जेक्ट इन बोथ द सेंटेंसेस इज डिफरेंट। दोनों में जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में संजय इज द सब्जेक्ट, बट सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट द सब्जेक्ट इज डिफरेंट इन बोथ द सेंटेंसेस। In the first sentence, the subject Sanjay does the action. In the second sentence, the subject the glass receives an action. ठीक है, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं। संजय ब्रोक द ग्लास, संजय सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, ब्रोक द ग्लास, सब्जेक्ट द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। ठीक है, फिर एक्टिव और पासिव की बात करें, एक्टिव अभी हम बात करेंगे इन सब के बारे में। अब रीड द सेंटेंसेस इन फिगर 1.7 अगेन। अब यहाँ जो फिगर 1.7 है यहाँ पर दिया गया है संजय ब्रोक द ग्लास एंड द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में संजय एक्शन कर रहा है और ग्लास क्या कर रहा है, पैसे जो दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या है, द ग्लास रिसीव्स द एक्शन। तो जो एक्शन, जिसमें जो सब्जेक्ट एक्शन करता है उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें जो सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस एंड द अदर सेंटेंस, द सेकेंड सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस। ठीक है, ये सब चीज़ क्लियर है आपको? आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार हम यहाँ की लाइन पढ़ देते हैं। Sentences where the subject does an action are known to be in active voice. Sentences in which the subject receives an action are known to be passive voice. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। टेबल 1.9,
Active and passive sentences. Active voice, she wrote an email. Passive voice, an email was written by her. He opened the door for the customer. The door was opened by him for the customer. Mohan sold a bike. The bike was sold by Mohan. ठीक है, और सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन रीड देम. अब कैटेगरी 2, तो अब हम बात करेंगे बेसिकली 4 तरीके के सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव. ठीक है, तो there are mainly 4 types of sentences, that is declarative, interrogative, exclamatory and imperative. अब हम इन सब के बारे में बात करेंगे. डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो होते हैं, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स अ फैक्ट. तो ये जो होते हैं बेसिकली या तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या क्या होते हैं, कोई फैक्ट हमें डिलीवर कर रहे होते हैं. ठीक है, ये एंड होते हैं हमेशा एक फुल स्टॉप से. ठीक है, जब भी एंड होता है तो हम इनके पीछे क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप. ये सबसे कॉमन सेंटेंसेस, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है, अब है क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. अब नेक्स्ट है इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन. इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन शो होता है, जैसे जॉय, सैडनेस, फियर, वंडर, सरप्राइज. ठीक है, ये सब ये हमेशा एंड कैसे होता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क से. ठीक है, फोर्थ इज ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस. जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, डू दिस, डू दैट. ठीक है, तो यहाँ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये सब शो करता है ये. और हम ये फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क से भी. जैसे कि पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ. दीज सेंटेंसेस शो एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस. इट कैन एंड विद फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, एक सेकेंड. तो स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल क्या, आई गो टू आवर ऑफिस, इट इज़ वेरी कोल्ड, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई डिड दिस, आई डिड दैट. ठीक है, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल क्या, डिड यू गो टू द ऑफिस, हाउ इज द वेदर, डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ये सब. ठीक है, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स क्या है, आई रिसीव द प्राइज फॉर द बेस्ट एम्प्लॉय, ओह इट्स वेरी कोल्ड, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की क्या है, गो टू द ऑफिस टुडे, वियर योर स्वेटर, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट. ठीक है, चलो फिर इसके एग्जाम्पल्स देख लो आप, या मतलब ये आप देख सकते हैं. ठीक है, सो दैट इट कैन हेल्प यू. सो ये वही है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं. ठीक है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने ये सब पढ़ लिया है ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को ढंग से एक्सप्लेन करती है, और ये वैसे भी इंग्लिश में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अब पैराग्राफ की बात करें, ग्रुप ऑफ सेंटेंस फॉर्म पैराग्राफ. While writing a paragraph, make sure the sentence have a common idea. When you want to write about a different idea, make a new paragraph. For example, if you're writing about your school, the first paragraph can be sentences about the name, location, size, and other such details. In the next paragraph, you can use the sentences to describe what you like about your school. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, मैं आपको इसको पढ़ के दिखा देती हूँ कि मतलब समझा देती हूँ कि क्या लिखा है. ये बोल रहे हैं कि जैसे कि एक पैराग्राफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. जैसे कि हमने सेंटेंस क्या पढ़ा था, ग्रुप ऑफ वर्ड. तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है. तो जब भी हम एक पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं. ठीक है, तो अगर जो हम टॉपिक लिख रहे हैं उसकी सेम चीज़ों को हम एक साथ लिखते हैं तो वो एक पैराग्राफ हो गया. उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम दूसरे में लिख रहे हैं तो दैट्स द सेकेंड पैराग्राफ. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्कूल के बारे में एक पैराग्राफ मतलब एक ऐसे टाइप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो हो गया उसका नेम, लोकेशन, साइज, डी और जो जितनी भी उसकी लोकेशन बेस्ड डिटेल्स हैं उन सब के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या बताओगे कि आपको क्या पसंद है. ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, स्कूल में क्या क्या कमियाँ हैं, ये सब चीज़ें. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है दैट आई गो टू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाचड़ी, whatever it is, I don't know how
to pronounce this word. It is not a very big school but has many good teachers. There are about 100 students in my school. My school is on the main road, very close to the city railway station. I love going to the school and learning about new things. My school has a small playground where I play cricket with my friends after the classes are over. It has a library also. I love my school. तो ये बोल रहा है कि ये एक पैराग्राफ है अबाउट सम स्कूल विच इज़ इन सम वट प्लेस. ठीक है, ये बता रहा है कि स्कूल ना बड़ा है, अच्छी टीचर्स हैं, 100 स्टूडेंट हैं स्कूल में, मेन रोड में है, मेन रोड पे है, जो सिटी का रेलवे स्टेशन है उसके पास में ही है. ठीक है, यहाँ पर एक छोटा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट खेल ये जो भी बच्चा है क्रिकेट खेलता है. ठीक है, इसमें स्कूल में एक लाइब्रेरी है और इसको अपना स्कूल पसंद है. ठीक है, तो ऐसे ये बता रहे हैं कि ऐसे आप पैराग्राफ लिखते हैं. ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, चेक योर प्रोग्रेस है, और हमने ये यूनिट कंप्लीट कर दी है. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन दिस यूनिट, क्योंकि इसमें हमने 3 सेशन कर लिए हैं. ठीक है, सो यूनिट 2 विल बी देयर सून, वेट फॉर इट. एंड तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो. थैंक यू.